इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने वेस्ट बंगाल में रेड इलीगल तरीके से की थी और अगर ईडी कह रही है कि सब कुछ लॉ के हिसाब से था तो फिर टाइमिंग और प्रोसीजर पर इतने सीरियस सवाल क्यों उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस पीके मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच ने इनिशियल हियरिंग में ईडी के फेवर में कुछ ऑर्डर्स पास किए, एलिगेशंस को वेरी सीरियस इशू कहा, एफआईआर पर स्टे लगा दिया। लेकिन क्या ये सब मिलकर ईडी के एक्शंस को ऑटोमेटिकली क्लीन चिट दे देते हैं या फिर ये केस सिर्फ लॉ का नहीं बल्कि पावर, पॉलिटिक्स एंड परसेप्शन का भी है। अब 8 जनवरी का दिन था जब ईडी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक एरिया में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके चीफ प्रतीक जैन के रेसिडेंस पर सर्चेस कंडक्ट किए थे। ऑफिशियल वर्जन बिल्कुल क्लियर है कि ईडी का कहना है कि ये रेड एक मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जो अलेज्ड कोल स्मगलिंग सिंडिकेट से लिंक्ड है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि ये कोई नया केस नहीं है बल्कि सालों से चल रहा एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें लार्ज स्केल इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन्वॉल्व है। लेकिन जैसे ही फैक्ट्स और टाइमलाइंस को थोड़ा क्लोजली देखा जाता है तो पिक्चर उतनी क्लीन नहीं लगती। ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है एक सीरियस एलिगेशन लगाते हुए कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, स्टेट के सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स और सरकार ने रेड में इंटरफेरेंस किया। ईडी का ये भी क्लेम है कि डॉक्यूमेंट्स हटाए गए हैं। ये एलिगेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल पर नहीं बल्कि पूरी स्टेट मशीनरी पर अटैक जैसा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ये एलिगेशंस वेरी सीरियस इशू रेज करते हैं जो सेंट्रल एजेंसी की इंडिपेंडेंस और रूल ऑफ लॉ को टच करता है। हालांकि इसी एग्जामिनेशन के दौरान डिफेंस साइड से कुछ ऐसे सवाल आए जो ईडी के केस को अनकंफर्टेबल टेरिटरी में ले जाते हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी का इशू उठाया। उनका कहना था कि ईडी ने जुडिशियल हायरार्की फॉलो नहीं की। उन्होंने आर्ग्यू किया कि अगर कोई इशू है तो पहले कलकत्ता हाईकोर्ट जाना चाहिए था। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आना और साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट में भी सिमिलर प्रोसीडिंग्स चलाना एक तरह से पैरेलल प्रोसीडिंग्स है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का आर्गुमेंट सिंपल था, लॉ एक प्रोसेस फॉलो करता है और उस प्रोसेस को बाईपास करना खुद में क्वेश्चनेबल है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी कहा कि ईडी फोरम शॉपिंग कर रही है, मतलब जहां से कन्वीनियंट लग रहा है वहां से रिलीफ लेने की कोशिश। ये आर्गुमेंट सिर्फ टेक्निकल नहीं है क्योंकि जुडिशियल डिसिप्लिन का सवाल उठता है। अगर एजेंसीज हर सेंसिटिव केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट चली आएगी तो हाई कोर्ट्स का रोल क्या रह जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ईडी के अप्रोच को प्रोसीजरल ग्राउंड्स पर चैलेंज किया। उन्होंने फोरम शॉपिंग का इशू दोबारा उठाया और कहा कि ईडी एक ही मैटर को अलग अलग फोरम में ले जाकर प्रेशर क्रिएट कर रही है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये भी हाईलाइट किया कि ईडी ने खुद एडमिट किया है कि रेड्स के दौरान कुछ भी मटेरियल सीज नहीं हुआ। अगर कुछ भी सीज नहीं हुआ तो फिर रेड्स का ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ रेड करना नहीं होता बल्कि कॉन्क्रीट एविडेंस कलेक्ट करना होता है। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के इशू पर भी ईडी को घेरा। उनका कहना था कि कलकत्ता पुलिस को प्रॉपर टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया गया है। अगर नोटिस रेड के बाद गया तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन का ब्लेम स्टेट अथॉरिटीज पर कैसे डाला जा सकता है? ये लॉजिक सिंपल है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं था तो इंटरफेरेंस का नैरेटिव वीक पड़ जाता है। लेकिन सबसे एक्सप्लोसिव पॉइंट आया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के एलिगेशन पर। ईडी का क्लेम था कि रेड के दौरान डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स हटा लिए गए हैं, पर इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। कहा कि इट इज अ ब्लेटेंट लाई दैट ऑल डिजिटल डिवाइसेस वर टेकन। Allegations that CM Mamata Banerjee took all devices is a lie, substantiated by ED's own पंचनामा सर्च रिकॉर्ड। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ डिनायल नहीं था, सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ईडी के ही ऑफिशियल सर्च रिकॉर्ड का रेफरेंस दिया। पंचनामा में क्लियरली लिखा होता है कि क्या सीज हुआ है और क्या नहीं। अगर ईडी के डॉक्यूमेंट ही ये दिखाते हैं कि सब डिवाइसेस नहीं लिए गए तो फिर ईडी का ये क्लेम कैसे स्टैंड करता है? अब इस पॉइंट पर केस सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं रहता है बल्कि क्रेडिबिलिटी का भी हो जाता है। जब एक एजेंसी अपने ही डॉक्यूमेंटेशन से कॉन्ट्राडिक्ट होती दिखे तो कोर्ट नेचुरली सवाल करेगी और यहीं से ईडी के एक्शंस पर डाउट और गहरा हो जाता है। टाइमिंग का सवाल भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कोर्ट में पूछा कि द लास्ट स्टेटमेंट इन द कोल स्कैम वाज रिकॉर्डेड इन February 2024. What was ED doing since then? Why so keen in the midst of elections? अब ये एक सीधा लेकिन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन था। अगर इन्वेस्टिगेशन सालों से चल रही थी और लास्ट मेजर एक्शन February 2024 में हुई तो जनवरी 2026 के इलेक्शन से पहले अचानक इतनी अर्जेंसी क्यों? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर टाइमिंग के पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? इसी टाइमिंग और इशू को हाईलाइट किया टीएमसी राज्यसभा एमपी सागरिका घोष ने। उन्होंने पब्लिक डोमेन में ईडी की टाइमलाइन पर भी सवाल उठाया। ईडी का कहना था कि लोकल पुलिस को रेड से पहले इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन घोष के मुताबिक ईडी का जो ईमेल पुलिस को नोटिफाई करता है वो रेड के लगभग 6 घंटे बाद टाइम स्टैम्प था।
अगर ये फैक्चुअली करेक्ट है तो प्रोसीजर पर एक बड़ा सवाल उठता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए लोकल पुलिस को प्रायर इन्फॉर्मेशन देना कोई कर्टेसी नहीं बल्कि एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट होती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अब घोष ने आगे ये भी कहा कि ईडी ने 6 ईयर गैप के बाद इन्वेस्टिगेशन को अवेकन किया है, वो भी 2026 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले। उनका टॉन्ट शार्प था जब उन्होंने कहा कि ईडी एक इंडिपेंडेंट एनफोर्समेंट एजेंसी से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन डिपार्टमेंट लग रहा है। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है लेकिन इसका लीगल इम्प्लीकेशन भी है क्योंकि एजेंसीज की न्यूट्रलिटी इलेक्शंस के दौरान और ज्यादा स्क्रूटनाइज होती है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी के प्रेजेंस पर भी एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा कि बनर्जी वहां टीएमसी चेयरपर्सन के रूप में मौजूद थी, ना कि चीफ मिनिस्टर के रूप में स्टेट अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए। ये डिस्टिंक्शन लीगली सिग्निफिकेंट है। ईडी का एलिगेशन स्टेट इंटरफेरेंस का है। अगर प्रेजेंस पॉलिटिकल कैपेसिटी में है तो उसे स्टेट मशीनरी का मिसयूज कैसे कहा जा सकता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी की प्रेजेंस पर भी एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि सीएम बनर्जी वहां टीएमसी चेयरपर्सन के रूप में मौजूद थी, ना कि चीफ मिनिस्टर के रूप में स्टेट अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए। ये डिस्टिंक्शन लीगली सिग्निफिकेंट है। ईडी का एलिगेशन स्टेट इंटरफेरेंस का है। अगर प्रेजेंस पॉलिटिकल कैपेसिटी में है तो उससे स्टेट मशीनरी का मिसयूज कैसे कहा जा सकता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का रोल क्रूशियल हो जाता है। कोर्ट ने अभी मेरिट्स पर कोई फाइनल फाइंडिंग नहीं दी है। नोटिसेस इशू हुए हैं, इंटरिम प्रोटेक्शन दी गई है और एविडेंस प्रिजर्व करने के ऑर्डर्स आए हैं। ये सब एक फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज का हिस्सा है। लेकिन बाहर जो पॉलिटिकल नैरेटिव चल रहा है वो ऑलरेडी पोलराइज्ड है। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी लॉफुल इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है और पार्टी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रही है। टीएमसी का कहना है कि ईडी सेंट्रल प्रेशर का टूल बन चुकी है जो इलेक्शन से पहले अपोजिशन को टारगेट करती है, खासकर ऐसे पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स के जो कैंपेन स्ट्रैटेजी और सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हैं। तो वापस वही सवाल, क्या ईडी ने वेस्ट बंगाल में रेड इलीगल तरीके से की है? इसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट देगी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।